कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, नए कानून किसान हित में, सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार, विपक्ष फैला रहा भ्रम। योगी सरकार बना रही है किराएदारी कानून, योगी सरकार ने कानून पर मांगे सुझाव, 20 दिसंबर तक भेज सकते हैं सुझाव। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश में बनेंगे 35,000 केंद्र, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, कार्य योजना की तैयारी शुरू। लाइव टुडे से बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा किसानों के साथ खड़ी है सपा, बीजेपी ने किसानों को दिया धोखा। और श्री कृष्ण जन्म स्थान केस में कोर्ट ने दी तारीख, अब 7 जनवरी को होगी सुनवाई, शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की हो रही है मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको ले चलेंगे। जिन्होंने कोरोना कालखंड में भी यह साहस किया और आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन हम बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर कर रहे हैं, सचमुच विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। एक गोष्ठी हम लोगों ने जनवरी 2020 के लिए प्रस्तावित की थी, बाद में किन्हीं कारणों से स्थगित हुई और इस बार इस कोरोना कालखंड के दौरान ही इस संगोष्ठी को यहां पर आयोजित करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में देखता हूं, जानता हूं और जो मैंने नजदीक से महसूस किया है, मुझे लगता है कि दृश्य उसके और भी विपरीत है। हमारी जो धारणा बनती है जिसके बारे में हम परसेप्शन, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो बना देते हैं, वो परसेप्शन वहां के विकास को उसी रूप में प्रभावित भी करता है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में देश में भी दुनिया में भी कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2014 के पहले भारत के बारे में भी लोगों के मन में यही धारणा थी और ये मान्यता थी कि भारत एक पिछड़ों देश है। दुनिया के अंदर नकलची, वह यूरोप की नकल करना चाहता है, अमेरिका की नकल करना चाहता है, दुनिया के उन विकसित देशों की नकल करना चाहता है, लेकिन स्वयं अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आज 6 वर्षों में आपने देखा होगा भारत ने एक परसेप्शन चेंज किया है। आज दुनिया भारत का अनुसरण करने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबको अंतःकरण से झकझोरने के लिए मजबूर करती है। वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हो सकता है आपकी सोच ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब बनाया हो, पिछड़ा बनाया हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है और मेरा यह मानना है कि धरती का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर में संभावनाएं न हो, न रही हो,
जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता। क्या आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए वे मजदूर जो आज से लगभग पौने 200 वर्ष पहले दुनिया के तमाम देशों में जिनके पूर्वजों को गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया था, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इस देश को नेतृत्व भी दिया और दे भी रहे हैं। ये सामर्थ्य और ये क्षमता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हमने उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को पहचानने का प्रयास अपने स्तर पर कभी नहीं किया। मुझे जगदीश चंद्र बसु की वह बात याद आती है। उन्होंने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक इस बात को कि वास्तव में हर एक जंतु के अंदर भी प्राण है और उसको हम जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार की धारणा उसके प्रति हम बनाएंगे वो उसके अनुरूप परिणाम भी देगा। उन्होंने अपने आंगन में 2 स्थान तय किए और 2 पौधे रोपे। एक पौधे को दोनों को बराबर खुराक देते थे, दोनों को खाद पानी अवसर सब बराबर देते थे, लेकिन एक के पास जो जाते थे उसको खूब दुत्कारते थे कि तू सूख जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुझे कभी पनपना नहीं, तुझे आगे बढ़ना नहीं है। तो पूर्वांचल के विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और अपने संबोधन में भी तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया। रुक कुछ और खबरों की ओर। मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मां ने 3 बेटियों की गर्दन रेती। एक मां ने बेटियों की गर्दन रेतकर खुद की भी गर्दन काटी। 2 साल की मासूम की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धारदार हथियार से मां ने बेटियों की गर्दन रेती। आरोपी मां की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर बेटियों की गर्दन रेतकर खुद भी गर्दन काटी। 2 साल की मासूम की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी की यह घटना है। तो खुशहाल कॉलोनी में दुख भरी खबर किस तरीके से आई। आरोपी मां की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स पूरी तरीके से टीम पर नजर बनाए हुए हैं। तो थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की खुशहाल कॉलोनी की ये घटना है। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। लोकेश, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मां ही अपनी बेटियों की कातिल बन बैठी। बिल्कुल आलोक, ये मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी इलाके खुशहाल कॉलोनी का है, जहां पर एक मां ने अपनी 3 बेटियों की ब्लेड से गर्दन काट दी और जिसमें एक 2 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आलोक, अभी मां की और 2 बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि जब से इस महिला की शादी हुई थी उससे पहले से ही इस महिला की तबीयत खराब चल रही है और दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। अचानक इस महिला को दौरे पड़ने लग जाते हैं और ये घर में उल्टी सीधी करतूतें करना शुरू कर देती है। और आज भी बताया जा रहा है, जो इसके महिला के जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि आज भी महिला को दौरे पड़े थे अचानक, तो महिला ने हाथ में ब्लेड लेके पहले अपने 3 मासूम बच्चों का गला रेता और उसके बाद उसने अपना भी गला उसी ब्लेड से रेत दिया, जिसके बाद एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और 2 बच्चियों को और महिलाओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। लोग फिलहाल अस्पताल में जहां पर इलाज चल रहा है, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि कैसी हालत है और फिलहाल पुलिस किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? बिल्कुल आलोक, अभी जो डॉक्टर का जो पैनल है वो तीनों ही लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रहा है। उपचार तीनों का चल रहा है अभी। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस हर पहलू पर बात कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर एक महिला ने इन तीनों बच्चियों को क्यों काटा और क्यों उसने अपनी गर्दन को काटा। लेकिन जो परिवार के जो बात सामने आई है, परिवार ने यही बताया कि महिलाओं को दौरे उठते थे, दिमागी संतुलन महिला का बिगड़ जाता था अचानक और वो घर में उल्टी सीधी करतूत करना शुरू कर देती थी। और वही हुआ, आज भी यही बताया गया कि महिला को अचानक दौरे पड़े और उसने एक ब्लेड से पहले अपनी एक करके तीनों बेटियों का गला रेता और उसके बाद उसी ब्लेड से अपने गले पर भी लगातार वार किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।
कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि विधेयक के तीनों बिलों का जमकर विरोध किया। लाइव टुडे से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है। ये बिल किसानों के खिलाफ एक साजिश है। वहीं देश का किसान आंदोलन कर बीजेपी को उसका वादा याद दिला रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और पार्टी एमएसपी तय होने के पक्ष में है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। क्या कुछ कहा, सुनिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, आपकी पार्टी भी जो किसान यात्रा निकाले, क्या कहेंगे इस पे? समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की कि जिन किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके न केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आसपास के किसानों को जागरूक किया है, बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना वादा याद दिलाने का जो काम किया है कि आय दोगुनी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इस मांग के पक्ष में है कि एमएसपी तय हो और एमएसपी वो तय हो जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इधर किसानों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो खाद, डीएपी, इन चीज़ों की तो महंगाई बढ़ी ही है। डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई और जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ सब महंगी हुई और धान की कीमत नहीं दे पाए। धान की कीमत नहीं मिली, मक्के की कीमत नहीं मिली और गन्ना किसानों का अभी भी बकाया है। आज मैंने सुना और अखबारों में देखा कि सरकार ये कह रही है कि कई प्रदेशों से ज़्यादा बजट भुगतान हो चुका है किसानों का। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि देश में क्या उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बकाया गन्ने का है कि नहीं है। और यहाँ तो सब गांव वाले लोग हैं, रहने वाले हैं। बताओ किस पैदावार का पैसा दुगना दे दिया, लागत का दुगना दे दिया हो। धान पैदा हुआ होगा इनके खेतों में तो 900 रुपया मिला, बताइए। और सरकारी कीमत है 1800 से ज़्यादा, तो 900 रुपया कौन ले गया? सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सरकार आई थी सत्ता में तो कहा था रोजगार देंगे। आखिर यूपी में रोजगार के जो संसाधन है वो क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है, नाम बदलने वाली सरकार है। अभी जब हम देखते आए, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की योजना है। समाजवादी पार्टी की फोटो नहीं है, अपना फटा हुआ पोस्टर लगा दिया वहाँ। बताओ, जो सरकार अपना फटा हुआ पोस्टर न बदल पाए वो क्या लोगों को नौकरी देगी? अभी पोस्टर फटा हुआ है, आप देख के आइए, खुद देख के आइए। सर, मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महंगाई घटेगी, तो लगातार जो प्रदेश में अपराध और महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जब ये सरकार हट जाएगी महंगाई अपने आप हट जाएगी। सर, 2022 की क्या तैयारियां, किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? ये बताएंगे नहीं, सीधा जीतेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 की उनकी क्या तैयारियां बताएंगे नहीं, लेकिन 2022 में वो चुनाव जरूर जीतेंगे। लाइव टुडे से अभिषेक कुमार यादव। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ
स्वागत है ब्रेक के बाद। मिर्जापुर में कृषि बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं के नए तरीके से प्रदर्शन शुरू किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रतनगंज में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। भैंस के ऊपर जहां केंद्र सरकार का पोस्टर लगाया गया तो वहीं कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव ने बताया कि प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम लोग रतनगंज में भैंस के आगे बीन बजाया है, जो कि केंद्र सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बॉर्डर पे हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, हम लोगों के भगवान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज भैंस के आगे बीन बजाया है और केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि किसानों की मांग को पूरा किया जाए। राजन गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। राजन, सपा का अनोखा विरोध प्रदर्शन, लोगों का कितना सहयोग मिला, लोग किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? जी आलोक, बता दें कि जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और पिछले कई दिनों से सपा प्रदर्शन करने जा रही थी परंतु उन्हें रोक दिया जा रहा था, परंतु आज छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव ने एक अनोखा ही तरीका विरोध प्रदर्शन कर निकाला और भैंस को केंद्र सरकार मानकर उसके आगे बीन बजाई। इस प्रदर्शन को देखकर लोग भी इन प्रदर्शनों को एक तरीका समझकर अच्छा लगा लोगों को। जी, तो कुल मिलाकर के संदेशा क्या देना चाह रहे थे सरकार को और किस तरीके से प्रदर्शन किया और किस लोगों का समर्थन भी मिला? लोग बता दें कि ये संदेशा सरकार को यह देना चाह रहे हैं कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है। जिस तरह से भैंस के आगे अगर बीन भी बजाई जाए तो वह कुछ सुनती नहीं है, बस अपना चारा खाने में लगी रहती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार हो गई है, परंतु छात्र नेता ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगे मान नहीं लेती है। आलोक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा का अनोखा विरोध प्रदर्शन दिखा, किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर हनी ट्रैप मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर ने दर्ज कराई थी अपहरण की एफआईआर। गैंग में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घोषित किया 15,000 रुपए का इनाम। तो विभूति खंड थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर, विभूति खंड थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस की जांच लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर ने दर्ज कराई थी अपहरण की ये वारदात। तो गैंग में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, पुलिस ने घोषित किया 15,000 रुपए का इनाम। तो इनाम घोषित भी था इन पर। शर्मा हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। शिवा, हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, क्या रहा घटनाक्रम, जरा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए आलोक, कुछ ही दिन पहले विभूतिखंड थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और केजीएमसी के नामचीन डॉक्टर हैं जो डेंटिस्ट विभाग में, उन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दिया था कि उनका कुछ लोगों ने अपहरण किया है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आया कि डॉक्टर का एक लड़की के साथ काफी लंबे समय से संबंध था और संबंध हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ था। जब इस मामले की और गहराई से तफ्तीश की गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए तो ये बताया गया कि डॉक्टर के इस महिला से न सिर्फ बल्कि उसकी छोटी बहन से भी संबंध थे और उसकी बहन ने डॉक्टर को जाल में फंसा करके अपने रूम में बुलाया था और उस डॉक्टर को बंधक बना के वहां पर गैंग के सदस्य जो और सदस्य हैं जो फरार इस केस में चल रहे हैं 5 लोग, उन्होंने न सिर्फ उसको मारा पीटा बल्कि बंधक बना करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि 2 दिन बाद वो डॉक्टर वहां से चकमा देकर के मौके से फरार हो गया था। लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि आज 2 लोगों को, जो कहकशा और नीशू है जो सना की बहन है उसको, और सचिन रावत, 2 मेन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लेकिन 5 ऐसे लोग हैं, आदिल, बलराम वर्मा, नजर अब्बास, सना उर्फ फातिमा और परवेज जायसवाल, ये 5 ऐसे लोग हैं जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो हनी ट्रैप के जरिए न सिर्फ लखनऊ में बैठे लोगों को फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, बल्कि इंदौर, पुणे, महाराष्ट्र और कई बड़े शहरों में और प्रदेशों में इस तरीके का काम करके वहां से शहर छोड़ देते हैं। तो पुलिस फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है, लेकिन जो फरार लोग हैं
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाधर चौधरी ने अभी अभी उनके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया और ये कहा गया है और आम जनमानस से अपील की गई है कि अगर इन लोगों से अगर किसी भी जुड़ी किसी भी तस्वीर अगर उसको दिखता है तो वो फौरन पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो हनी ट्रैप का ये लखनऊ में सबसे पहला मामला है जिसको पुलिस ने वर्कआउट किया है और फरार अभियुक्तों की तलाश में अलग अलग जिलों में तफतीश दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवा हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि इस मामले का पूरी तरीके से पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और क्या कुछ घटनाक्रम रहा और किस तरीके से पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। वहीं लखनऊ में एलटी कला अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में लगभग 100 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि विद्यालय आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को एक पोर्टल खोला गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं सर हमारा मांग ये है कि हमारा 29/10/2020 को शिक्षा निर्देशालय ने हमारा पोर्टल जो है ओपन किया था, जिसमें हमको विद्यालय आवंटन करना था। 29/10 से 7/11 तक हमको यह विद्यालय आवंटन करना था। उसके बाद 12/11 को हमको जो नियुक्ति पत्र निर्गत करना था। बट आज 10 तारीख हो गई है, निर्देशालय की तरफ से हमको 12 तारीख से अब तक कोई भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। मयूर शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। मयूर, अपॉइंटमेंट लेटर में कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्या पेचीदगियां हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मयूर आलोक जी, देखिए, शिक्षा निदेशालय के बाहर आज अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, हालांकि वो कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था। वो अपनी मांगों को लेकर आए थे। वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बात करने के लिए आए थे। एलटी कला की जो नियुक्ति पत्र है उसकी मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि जो विद्यालय द्वारा जो आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को जो है पोर्टल खोल दिया गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था और आज 1 महीना निकल गया है, यानी कि आज दिसंबर 10 है, यानी कि 1 महीना पूरा निकल चुका है और अभी तक उनको किसी भी तरीके का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो उसको लेकर उनको पहले आश्वासन भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात हो चुकी है, आपको 12 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना उन्होंने इंतजार किया और जब हाथ कुछ नहीं लगा तो आज वो प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे बात की। उन्होंने एक बार फिर से उनको आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अगर जल्द ही नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिला तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और लगातार इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। आलोक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर इस जानकारी के लिए। तो शिक्षा निदेशालय पर लगातार प्रदर्शन जारी है और जो नियुक्ति पत्र मिलने की मांग है, अब परीक्षार्थी भी पूरी तरीके से अड़े हुए इस बात पर भी जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। झांसी नगर निगम की ओर से इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसके लिए शासन की तरफ से रिटायर्ड फौजियों की एक टीम बनाई गई। ये टीम लगातार भ्रमण करती है और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसी क्रम में टीम अतिया तालाब के पास लोहा मंडी पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने की कोशिश की। इस दौरान व्यापारियों का आरोप है कि टीम ने व्यापारियों के साथ अभद्रता की। आज व्यापारियों के साथ बदतमीजी हुई है नगर निगम की तरफ से, क्या मामला? नगर निगम झांसी ने एक अतिक्रमण रोधी दस्ता बनाया हुआ है, जिसमें कि रिटायर्ड फौजी हैं जिन्हें वर्दी प्राप्त है। वो अपने वर्दी पहन करके जगह जगह लोगों के साथ मारपीट करना, अतिक्रमण हटवाने का ये तरीका नहीं हो सकता कि आप बल का प्रयोग कर दो। आपको संविधान ने ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो गए। आपको वहाँ पर जाकर के लोगों को अवगत कराना चाहिए और वहाँ के अध्यक्ष महामंत्री से बात करके भी समाधान निकल सकता है। प्रयागराज में माफियाओं और हिस्ट्री शीटर पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर छुट्टन गिरी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां 2 मंजिला मकान बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था, जिसे जार बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। पीडी अधिकारी शत शुक्ला के मुताबिक छुट्टन गिरी एक शातिर बदमाश और हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मकान की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल उसके निजी मकान पर कार्रवाई की गई। क्या है मानक क्या है और कितने वर्ग गज में या ये मकान है और कितने खिलाफ? ये राज्य सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। पूरे प्रदेश में अपराधियों, हिस्ट्री शीटर और माफियाओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है।
ये कुख्यात अपराधी छोटन गिरी का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है, 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। इसके उपरांत यहाँ पे पास ये वर्तमान में किसी जेल में निरुद्ध भी है। दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं इनके विरुद्ध। और इसके बाद यहाँ पे एक ऋषि भारतीय और दूसरा अपराधी है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।